हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछला पिछला चैप्टर वैदिक काल समाप्त किया, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, वैदिकोत्तर काल। यानी वैदिक काल के बाद का काल वैदिकोत्तर काल या प्राक मौर्य काल, प्री मौर्य पीरियड या पोस्ट वैदिक एज। लेकिन उसको बताने से पहले वैदिक काल पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हैं या जिनकी एग्जाम में आने की संभावना है, चाहे वो कोई एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। मैं लगभग सारे क्वेश्चन बताऊंगा और उसका आंसर बताऊंगा कैसे कैसे होगा। तो आइए हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। किसका? वैदिक एज का। ठीक। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, बस आपको क्वेश्चन देख के हल करना है। पहला, आर्य शब्द इंगित करता है। तो मैंने आर्य के बारे में बहुत डिटेल आपको बताया था कि आर्य लोग क्या थे। एक श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ वंश, श्रेष्ठ से संबंधित थे, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते थे आर्य लोग। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, आर्य लोग एक भाषाई समूह थे, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप थे। मैंने एक उदाहरण देख के बताया था कि एक क्लास में भारत के स्टूडेंट, कुछ पाकिस्तान के स्टूडेंट, कुछ इंग्लैंड के स्टूडेंट, तमाम मैंने बताया था आपको। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए निर्जाति समूह, बी यायावरी जन, सी भाषा समूह, डी श्रेष्ठ वंश। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन, जो दो ऑप्शन मैंने आपको बताया है कि पहला पहला जो है श्रेष्ठ वंश, मैंने आपको बताया था कि श्रेष्ठ थे, कुलीन, सब चीजें मैंने बताई थी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक भाषाई भाषाई समूह थे, एक भाषाई समूह। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब दोनों ऑप्शन में हो तो किसको आप टिक करेंगे? श्रेष्ठ वाले को। जब ये श्रेष्ठ वाला ना हो तब आप किसको टिक करेंगे? भाषाई समूह को। तो इसमें दोनों ऑप्शन में है, भाषा समूह भी है, श्रेष्ठ वंश भी है। तो किसको टिक करेंगे? श्रेष्ठ वंश को। ठीक। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ऐसे आपको करना है। दूसरा, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, बस इसको क्या किया गया है, दूसरे तरह से निकाल दिया गया, दूसरे तरह से इसका क्वेश्चन को दूसरे तरह से बना दिया गया है। क्वेश्चन वही है, ए ईश्वर में विश्वासी, बी एक वंशानुगत जाति, सी एक किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, और डी एक उत्तम व्यक्ति। तो इसमें आप देखिए कि ईश्वर में विश्वासी ये तो है नहीं, एक वंशानुगत जाति, मैंने ये भी बताया था कि किसी विशेष जाति से थे तो ये नहीं थे, किसी विशेष धर्म में विश्वास ये भी नहीं, एक उत्तम व्यक्ति यानी कि श्रेष्ठ। यहाँ उत्तम यानी आ गया ना, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, कुलीन, सभ्य। आर्य शब्द का अर्थ मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये तो आपको चुटकियों का खेल है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। क्यों है, कैसे है, क्या नहीं, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक। तो सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है, तो बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, त्रयी नाम है, त्रयी नाम है। ए तीन वेद का, बी धर्म, संघ व युद्ध का, सी हिंदू धर्म के तीन देवताओं का, डी तीन मौसमों का। त्रयी नाम है, तो मैंने आपको ट्रायो ऑफ वेदा, वेद त्रयी बताया था। याद करिए उस लेक्चर को, या तो जाके फिर से देखिए उस लेक्चर को। वेद त्रयी बताया था। क्या बताया था? वेद त्रयी, ट्रायो ऑफ वेदा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार वेद हैं। ये इसको वेद त्रयी कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है और अथर्ववेद को नहीं कहा जाता। अच्छा, वेद त्रयी में इसको क्यों जोड़ा गया और अथर्ववेद को अलग क्यों कर दिया, ये भी मैं बताया। अच्छा, इसको बता ही देता हूँ।
जैसे वेद त्रयी में क्या किया गया कि त्रयी में पारलौकिक बातें हैं। वेद त्रय में क्या है? पारलौकिक बातें हैं, सारी ईश्वर से जुड़ी बातें हैं। और अथर्ववेद में क्या है? इहलौकिक बातें हैं। तो इसी आधार पे इन तीनों वेदों को अलग कर दिया गया और इनको अलग कर दिया गया। तो वेद त्रय वेद का ही नाम है, 3 वेद का नाम है, पहला ही सही हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया एवं वशीकरण का वर्णन है? तो मैंने आपको बताया था कि जादू टोना वशीकरण किसको बस में करना है भाई, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, जाके उस लेक्चर को देखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा मैं बताऊंगा नहीं, कैसे कैसे क्या है। तो इसका क्या, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। तो ऋग्वेद में क्या था? ऋचाएं थी, किसके लिए? देवताओं के लिए स्तुतियां थी, ऋचाएं थी। यजुर्वेद में क्या था? कर्मकांड था, यज्ञ कर्मकांड तमाम चीजें। सामवेद में क्या था? संगीत थी, जहाँ से सारे गामा पा आया है। तो अथर्ववेद ही बच रहा है आपका। तो अथर्ववेद में क्या होगा? जादू टोना वसी, ये क्या इहलौकिक है, मानी पृथ्वी पर की जो आम बात, यहाँ मैंने बताया ना अथर्ववेद इहलौकिक है, इसीलिए अदर अलग कर दिया गया है, वेद त्रयी अलग कर दिया गया है। ठीक, तो अथर्ववेद में ही जादू टोना और वशीकरण का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, ए 1028, बी 1017, सी 1128, डी 1020। तो ए 1028 मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद है, ये इस तरह से मैंने आपको बताया था, ये ऋग्वेद है, इसमें 10 मंडल हैं। ठीक, 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक, और 10,580 ऋचाएं, ऐसा करके मैंने आपको बताया था, जाके देखिएगा लेक्चर को। तो क्या होगा आंसर इसका? 1008। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो ऋग वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अब्लिक से कथन सही है अब्लिक है? यानी कि यह ऋग वैदिक आर्यंस और वैदिक और हड़प्पा सभ्यता के बीच अंतर पूछ रहा है। ठीक, अब इसमें पहला कथन पढ़ा जाए। ऋग वैदिक कालीन आर्य कवच और शीर्षराण कोष्ठक में हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो क्या पहला ऑप्शन क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि ऋग वैदिक कालीन आर्य क्या थे? जंगली थे, वो युद्ध प्रिय लोग थे, युद्ध करते थे, बकायदे हेलमेट वेलमेट लगा के कवच वच लगा के बकायदे युद्ध करते, घोड़े वाले रथ यूज करते थे। तो क्या थे ये लोग? शीर्षराण हेलमेट, जो हेलमेट का मतलब है शीर्षराण, तो बकायदे कहती है तो सही है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? शांत प्रिय लोग थे। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल से ऐसा कोई हथियार या उपकरण औजार नहीं मिला है जिससे हम उससे अनुमान लगाएं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध करते थे। ऐसा कोई युद्ध वाला उपकरण नहीं मिला है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। कोई साक्ष्य नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है भाई, हेलमेट का उपयोग करते थे करते थे। दूसरा, ऋग वैदिक कालीन आर्यों को सोना चांदी और तांबा का ज्ञान था। तो ऋग वैदिक कालीन आर्यों को तो भैया ज्ञान था, क्योंकि स्वर्ण ढेर यूज करते थे, तो ज्ञान तो था। जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबा और लोहे का ज्ञान था। तो तांबा का भी ज्ञान तो सिंधु घाटी को था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहा कब आएगा? 1000 बीसी अतरंजी खेड़ा एटा यूपी, किस काल में? उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक काल में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा देखिए, अब ऋग वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था। तो ऋग वैदिक काल में घोड़े वाले रथ यूज करते थे, तो आप जान ही गए। जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। हालांकि इस पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ ये क्वेश्चन पे। ऋग वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू, तो ऋग वैदिक कालीन आर्यों के लिए घोड़ा तो बहुत महत्वपूर्ण था।
तो ये तो यहाँ तक तो सही हो गया। आगे लिखा है कि जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो भाई घोड़े को तो जानते थे। कैसे? सुरकोटा और राणा गुंडई से दांत और अस्थियां मिली है ना, मैंने बताया था। तो जानते तो थे भाई। लेकिन अब यूपीएससी ने इसका ऑप्शन ये केवल एक इसको गलत किया है। क्वेश्चन 3 को गलत किया। ये तीसरा जो कथन है इसको गलत यूपीएससी ने किया है। क्योंकि ये इसको क्या किया है, सही उत्तर चुनिए। इसको गलत उन्होंने दिया है कि घोड़े को तो जानते थे, लेकिन इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो जानते तो थे भाई, क्योंकि राणा सुरकोटा और राणा गुंडई से अस्थियां और दांत मिले हैं घोड़े को। अब पता नहीं यूपीएससी ने कैसे उत्तर दिया, केवल एक ही दिया है, केवल एक। तो सही आपका क्या होगा? केवल एक। 2 और 3 क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आर्य संस्कृत की विशेषताओं में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी भारोपी भाषा थी। तो भारोपी भाषा जान ही रहे हैं आप, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो महत्वपूर्ण विशेषता तो थी वो। इसका क्या हो गया? सही हो गया। आर्य लोग घोड़े तथा घोड़े वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो भाई आर्य लोग युद्ध प्रिय थे, युद्ध बकायदे हेलमेट घोड़ा सब ले होके बकायदे लड़ते थे। तो क्या हो गया? युद्ध प्रिय लोग थे, ये भी सही हो गया। आर्य लोग नगरी सभ्यता संबंधित थे, चूंकि आर्य लोग जंगली थे, ग्रामीण थे, इसलिए ग्रामीण सभ्यता से समझ मैं अब आपको बता चुका हूँ। तीसरा भी क्या हो गया? पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत हो गया। चौथा, आर्यों का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। तो व्यापार व्यापार तो लगभग मैंने बताया था कि व्यापार कोई ऐसा था नहीं। ठीक। तो कौन कौन सा सही हो गया? ए और दो, एक और दो। तो पहला क्या हो जाएगा? केवल एक और दो। सही कथन की पहचान करें, केवल एक और दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की पहचान करें। ठीक। पहला, ज्यादातर इतिहासकार आर्यों को मध्य एशिया का निवासी मानते थे। ठीक। तो क्या है ये? आर्यों का निवास मध्य एशिया, क्या ये सही है गलत है? मैंने आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे, कौन थे, उसके बाद कहाँ से आए थे, जो कहाँ से आए थे बताया था मैं, उसी में ये बताया हूँ कि ज़्यादातर इतिहासकार क्या मानते हैं कि कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को तिब्बत का निवासी बताया। दयानंद सरस्वती ने आर्यों को उत्तरी ध्रुव का निवासी बताया। दयानंद सरस्वती ने आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस नामक पुस्तक लिखी है। कौन सा कथन सही है बताइए? कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार? कौन सा इसमें सही है? ज्यादातर इतिहासकार आर्यों को मध्य एशिया का निवासी मानते थे। तो क्या हो जाएगा ये? केवल एक। 2, 3, 4 गलत क्यों है ये आप बताइए। बस क्वेश्चन को इधर उधर कर दिया है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको एकदम भूलेगा नहीं। इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया। तो इस चीज को जाके उस लेक्चर को देखिएगा कैसे कैसे क्या है। ठीक। आंसर क्या होगा? केवल एक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये मैंने इसलिए नहीं बताया कि ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, तो जाके पीछे देख लीजिएगा, पीछे के लेक्चर में इसका डिटेल आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक जनों के बारे में निम्न कथनों के सत्यता का परीक्षण करें। ऋग्वैदिक, पहला, ऋग्वैदिक आर्य गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में निवास करते थे। तो ऋग्वैदिक आर्य बोल रहा है। अच्छा, ये चीज को जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि वैदिक पूरे वैदिक काल के संदर्भ में बात कर रहा है कि ऋग वैदिक काल के संदर्भ में बात कर रहा है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में। क्योंकि आप अगर इस तरह से नहीं क्वेश्चन में माइन्यूट चीज नहीं ध्यान देंगे तो आपसे आंसर पक्का गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है? वैदिक जनों के संदर्भ यानी कि पूरे वैदिक काल के बारे में बात कर रहा है। तो पहला, ऋग वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल के बारे में बात कर रहा है। ऋग वैदिक आर्य गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में निवास करते थे।
तो मैंने आपको बताया था, ऐसे करके एक बनाया था कि यहाँ पे पहले कौन था और फिर यहाँ पे कौन आ गया। यहाँ पे कौन, ये कौन था, सप्त सिंधु क्षेत्र था। ये क्या था, गंगा यमुना का दोआब था। तो यहाँ कौन रहते थे, ऋग वैदिक आर्यन से। यहीं से लोहा मिला, इसलिए इनका प्रसार इधर हो गया। तो इधर कौन सा हो गया, उत्तर वैदिक। तो ऋग वैदिक आर्यन कहाँ रहते थे, सप्त सिंधु क्षेत्र में। तो ऋग वैदिक आर्यन गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में रहते थे। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला, उत्तर वैदिक आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु क्षेत्र था। देखिए उलट दिया है, उत्तर वैदिक आर्यों को, उत्तर वैदिक तो गंगा यमुना दोआब में रहते थे, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऋग वैदिक आर्य लोहे के युद्ध उपकरण बनाते थे। तो ऋग वैदिक आर्य को तो लोहा पता ही नहीं था, यहाँ ऋग वैदिक आर्य रहते थे, लोहा तो यहाँ मिला 1000 बीसी में। तो इनको पता था, यानी कि उत्तर वैदिक आर्यों को पता था। यहाँ क्या लिखा है कि ऋग वैदिक आर्य लोहे के युद्ध उपकरण बनाते। भैया जब पता है नहीं ये लोहा है तो उपकरण कहाँ से बनाएंगे, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। उत्तर वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन में एकदम कथन को ध्यान दीजिए, उत्तर वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। और उत्तर वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान होगा, क्यों, क्योंकि 1000 बीसी में लोहा मिला, इसी कारण इधर आई है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यार इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। देखिए केवल एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, इनमें से कोई नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 11, लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से एवं कब मिले। ए हस्तिनापुर 1500 बीसी, बी अतरंजी खेड़ा 1200 बीसी, सी कौशाम्बी 1000 बीसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है इसमें। अतरंजी खेड़ा आपको याद होगा कि लोहा कहाँ से मिला था, अतरंजी खेड़ा एटा यूपी 1000 बीसी। यहाँ पे क्या है, अतरंजी खेड़ा तो है लेकिन 1200 बीसी है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। 12 देखते हैं, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। तो वर्ण शब्द मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे, और 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त था, और उस पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई थी, और उसी विराट पुरुष के बाँह से, मस्तिष्क से क्या मिलता है, चारों वर्णों का संकेत मिलते हैं, चारों वर्णों के संकेत मिलते हैं। तो ये कहाँ है, ऋग्वेद में है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। किस वैदिक वर्ण शब्द, ऋग्वेद में। चारों वर्णों का सर्वप्रथम जिक्र कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। कैसे मिलता है बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो पुरुष सूक्त मैंने बता दिया, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त पाया जाता है। तो क्या हो गया, सी सही होगा, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का संकलन। तो ये किस चीज का हो जाएगा, श्लोकों का संकलन। भाई श्लोकों का ही तो संकलन है ऋग्वेद। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, मैंने बताया था आपको कि श्लोक और स्तुतियां थी ऋग्वेद में, जिससे हम देवताओं को क्या करते थे, देवताओं को प्रार्थना, देवताओं श्लोक या स्तुतियां प्रार्थनाएं करते थे, किससे, श्लोक या श्लोक से, किसकी, देवताओं की। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऐसे मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक, 10वां है। तो यहाँ 9वां मैंने बताया था कि 9वां मंडल जो है सोम से संबंधित है, जिसको हम सोमापा कहते हैं, सोम रस का सेवन करते हैं। ठीक। तो किससे संबंधित है ये, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, जाके लेक्चर देखिए, एकदम आपके लिए एकदम जान लीजिए, ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम आपको देखेंगे तुरंत को हल। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। अब यज्ञ मैंने बताया था कि यजुर्वेद, यजुर्वेद से यज्ञ यानी कर्मकांड, तो यजुर्वेद, यस यज्ञ, यस यजुर्वेद, तो यजुर्वेद कर लीजिए, बस आंसर हो गया आपका।
यजुर्वेद। डी हो गया, एक संबंधी विधिविधान पता है यजुर्वेद से। कर्मकांडों का कहाँ, यजुर्वेद में जिक्र है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो लोहा कब मिला था, लोहा कब मिला था? 1000 बीसी, अतरंजी खेड़ा एटा यूपी। 1000 बीसी, अतरंजी खेड़ा एटा यूपी। इसमें कहीं है अतरंजी खेड़ा? ये है, ये हो गया आपका आंसर। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण किसे संबंधित है? मैंने वेदों के ब्राह्मण अरण्यक साहित्य बताए थे, उस लेक्चर को जाके आप देखिएगा। इसको मैं बता देता हूँ, गुरुपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद का मैंने ट्रिक भी बताया था कैसे कैसे आपको याद करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो मैंने यजुर्वेद को बताया था आपको कि यजुर्वेद को दो भाग में बांटा गया, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। तो इसमें एक कौन सा था, एक गद्य में था, एक पद्य में था। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो आगे की संहिता जो बनाई गई वो वाज स्नेही संहिता बनाई गई। ये भी मैं आपको बताया हूँ लेक्चर में, जाके देखिएगा। अगला, उपनिषद पुस्तकें हैं, मैंने उपनिषद का मुख्य मुख्य सार क्या है, उपनिषद में क्या है? तो उपनिषद में मैंने आपको बताया था कि वो दर्शन पे आधारित है। मतलब जो मैंने यहाँ पे बताया था ना, उपनिषद। तो उप और निस दो शब्दों से मिलके बना है उपनिषद, दो शब्दों से मिलके बना है, एक उप एक निस। उप माने पास, निस माने बैठना। तो किसके किसके पास बैठना? गुरु के पास बैठना। तो क्या उनके सर पे बैठना? नहीं, उनके चरणों में बैठना। तो बैठ के क्या करेंगे? दार्शनिक बातें कि मोक्ष क्या है, धर्म क्या है, ये तमाम चीजें। तो क्या उपनिषद में क्या है मुख्य? दार्शनिक बातें। क्या क्या होगा? तो दार्शनिक बातें। तो उसका क्या है? दर्शन पे आधारित है उपनिषद। उपनिषदों का मुख्य विषय तो वही हो गया। फिर वही क्वेश्चन, ये अलग तरीके से पूछ दिया है दर्शन पे। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो यम और नचिकेता का संवाद, यम और नचिकेता का डायलॉग, दोनों बात एक ही है। ये किस में मिलता है, किस उपनिषद में मिलता है? याद करिएगा, कौन से उपनिषद में? कठ उपनिषद में, कठ। तो यहाँ पे आंसर में देखिए, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, कठोपनिषद। इसी कठ उपनिषद को कठ उपनिषद कहो या इसी में जोड़ दो कठोपनिषद, तो क्या हो जाएगा? कठोपनिषद आंसर। ठीक। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, आरंभिक वैदिक साहित्य यानी कि प्री अर्ली अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज का मतलब क्या हो गया? ऋग वैदिक काल। अब ऋग वैदिक काल में ध्यान दीजिए आप, सर्वाधिक वर्णित नदी। तो सब सर्वाधिक बार किसका जिक्र आया ऋग्वेद में? सिंधु नदी का। गंगा का भी जिक्र आया है और यमुना का भी जिक्र आया है, एक बार तीन बार ऐसे करके मैंने आपको बताया था, और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्न नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? पहला ब्यास, दूसरा रावी, तीसरा चिनाब, डी झेलम। तो मैंने आपको नदियों के बारे में बताया था, नदियों और स्थल के बारे में। एक मैंने आपको ट्रिक बताया था, रवि, पुरुष, एसी में, ऐसे मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ एसी का मतलब क्या है? ए का मतलब अस्किनी, सी का मतलब चिनाब। अस्किनी चिनाब, यानी कि अस्किनी का, चिनाब का ही नाम ऋग्वेद में क्या है? अस्किनी है। चिनाब नदी का नाम ऋग्वेद में क्या है? अस्किनी है। ठीक। ये पुरुष क्या था? परुषणी। ऐसे मैंने आपको बताया था, जाके देखिएगा। तो अस्किनी का कहाँ? चिनाब हो गया। एकदम आसान, आपको एकदम जान लीजिए कि बस लेक्चर आप एक बार देख लेंगे तब, नहीं तो ये सब आपको रटना पड़ेगा।
क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री से बहुत लोग भागते हैं, इसको देख के लोग भागते हैं कि साला रटना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 2-4-10% भले रटना पड़े, कुछ चीजें हैं, लेकिन 90% आपको रटना नहीं है। मैं ऐसे तरीके से बता रहा हूँ, मैं कोई अलग हिस्ट्री नहीं आपको बता रहा हूँ। वही ऋग्वेद, वही वैदिक एज, वही उत्तर वैदिक काल, वही गुप्त काल, वही गुप्तोत्तर काल, सारी चीजें वही मैं बताऊंगा। कुछ अलग से इतिहास में नहीं बता रहा हूँ, बस आपको उसको बताने का तरीका अलग बता रहा हूँ कि आपको वो चीज याद हो जाए, आपको रटना ना पड़े। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत में निसाका जाना जाता था, अब मैंने निस्क या निसाका, ये मैंने आपको बताया था ऋग वैदिक काल में कि उत्तर वैदिक काल में, आप जाके देखिएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। बस इतना बताऊंगा कि निसाका का क्या अर्थ है। ये मैंने आपको बताया था, निसाका, NISHKA। इसको निस्क भी पढ़ते थे कहीं कहीं, कहीं कहीं निसाका भी पढ़ते थे। इसका क्या अर्थ था? सोना, गोल्ड। क्या था? सोना। मैंने बताया था आपको, सोने के आभूषण इसी से बनते थे, निसाका से। ठीक, तो यहाँ पे स्वर्ण आभूषण। ठीक, तो अब तक मैं आपको क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको मैं आज प्रैक्टिस कराया, और 25 क्वेश्चन आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितना आसान है। अभी मैं और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन वो किस अगले लेक्चर में कराऊंगा। ठीक, तो आज के लिए 25 क्वेश्चन आप एक बार आप चिंतन मनन करिए, जाके उस लेक्चरों को देखिए आप एक बार। सच बता रहा हूँ आपसे, को कभी रटना नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं ऐसे सिस्टम से, ऐसे तरीके से बता रहा हूँ। और आप पूरे लेक्चर को देखिए, इसके बाद आप कोई किताब उठा के पढ़िए, आपको समझ एकदम सारी चीजें, हाँ ऐसे था, हाँ ऐसे, सारी चीजें आपको याद, मतलब एकदम समझ, तुरंत समझते चले जाएंगे। और इस लेक्चर को बिना पढ़े करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक, चाहे एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे रामचरण शर्मा पढ़िए, कोई भी किताब पढ़िए, आप एक बार हमारा लेक्चर देखिए, इसके बाद तब देखिए। ठीक, तो अभी क्वेश्चन और बाकी हैं, उसके लिए हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।